हेलो फ्रेंड्स, मैं सुकुमार शर्मा आपको पुनः साइंस क्लासेस में स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियोस में हम बताएंगे कि जीव विज्ञान का जो पेपर है इसको किस प्रकार से यानी कि सॉल्व करें ताकि अच्छे से अच्छे अंक आपको प्राप्त हो सकें। तो फ्रेंड्स, जैसे ही आपको पेपर मिलता है तो आप पेपर पे अपना अनुक्रमांक भर दीजिए, अपना नाम लिखिए और यानी कि इसमें जो संकेतांक दिया गया होता है, जैसे सब्जेक्ट कोड आपका 153 होता है, लेकिन यहाँ बगल में पेपर कोड होता है। जैसे कि इस पेपर में दिया गया 348 WL। फ्रेंड्स, यानी कि निर्देश आप जानते ही हैं कि आपको सभी प्रश्न करना अनिवार्य होता है। अपनी आवश्यकता की पूर्ति हेतु स्वच्छ और नामांकित चित्र बनाना होता है। तो फ्रेंड्स, हम पहले क्वेश्चन से चलते हैं। इससे पहला क्वेश्चन करा है कि यदि किसी पौधे की पत्ती की कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या 24 है तो उसके भ्रूणकोश में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होगी? तो ये 12 होगी। इसके पश्चात करा है कि इंटरस्टीशियल कैस्मेटा किसमें पाए जाते हैं? तो ये यूनिवैलेंट जितने भी होते हैं उन सब में मिलते हैं। इसके पश्चात यानी कि हम लोग देखते हैं जो यानी कि ग क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये कह रहा है ग यानी कि ग क्वेश्चन कर रहा है कि अम्लीय वर्षा सर्वप्रथम कहाँ देखी गई थी? तो भारत में देखी गई। किस स्थान पे? तो ये आपको आगरा पे सबसे पहले इसके इफेक्ट देखे गए थे। इसके पश्चात करा है कि द्विसंकर क्रॉस का अनुपात कितना होता है? तो फ्रेंड्स, अगर ये चूँकि यहाँ पे द्विसंकर पूछ रहा है, एक संकर नहीं द्विसंकर पूछ रहा है, इसलिए यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर होगा वह थर्ड सही होगा। अगर यहाँ पे पूछता है कि एक संकर क्रॉस का यानी कि F2 जनरेशन में कितना अनुपात होता है, तब हो जाता है आपका 3:1 हो जाता है। इसके पश्चात यानी कि फ्रेंड्स, हम लोग दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसमें यानी कि तीसरे का जो क है वो कह रहा है तप्त स्थल किसे ये तीसरा नहीं है आपका, बल्कि ये दूसरा नहीं बल्कि तीसरा हो गया। तो हम लोग दूसरे पहले को सॉल्व करेंगे। इसमें कह रहा है कि BT कॉटन पे टिप्पणी लिखिए। 2 का ख है। तो BT कॉटन जो होता है कि यानी कि बायोटेक्नोलॉजी के माध्यम से एक विशेष प्रकार के बैक्टीरिया बेसिलस थ्यूरोजेनेसिस से यानी कि एक जीन को निकालकर पौधे के अंतर्गत जोड़ करके कुछ इस प्रकार के पौधे क्रिएट किए जाते हैं जिनके ऊपर पहले इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड का छिड़काव अधिक करना पड़ता था और उनसे पैदावार कम होती थी। लेकिन जब वेस्ट्यूरोजेनेसिस के जीन को जोड़ करके नए पौधे का निर्माण जब किया गया तो इन पौधे के अंतर्गत किसी प्रकार के बैक्टीरिया या जो कीट मकोड़े नहीं लगते हैं और यह सबसे पहले इनके कॉटन में किया गया। तो इससे प्राप्त यानी कि जो कॉटन होता है उसको BT कॉटन कहते हैं और इससे अब पैदावार काफ़ी अच्छी होने लगी है। इसके पश्चात पूछ रहा है कि टर्नर सिंड्रोम में गुणसूत्रों की संख्या 45 होती है। सीथियम किस प्रकार के साइथियम पुष्पक्रम किस पौधे में पाया जाता है? तो ये आपको तुलसी मिलता है। ध्वनि प्रदूषण क्या होता है? तो अवांछित जो ध्वनियाँ होती हैं जिसकी फ्रीक्वेंसी जो है 20 हर्ट्ज से लेकर कितनी 20 हर्ट्ज से लेकर, ठीक है, और यानी कि 20,000 हर्ट्ज तक अगर होती है तो ये सामान्य साउंड होती है, लेकिन इससे अधिक अगर साउंड होती है तो उसे हम ध्वनि प्रदूषण के अंतर्गत रखते हैं। तो फ्रेंड्स, अब तीसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन तप्त स्थल पर टिप्पणी लिखना है। तप्त स्थल आपके सिलेबस में नहीं है, डार्विन का योगदान भी नहीं है, ठीक है। अब है आपका प्यूरिन और पिरिमिडीन में अंतर। ये प्यूरिन क्षार आपके कैसे होते हैं? तो ये 2 कार्बन नाइट्रोजनी रिंग वाला होता है जिसमें 4 आपके नाइट्रोजन होते हैं। मतलब नाइट्रोजन परमाणु की संख्या कितनी होती है प्यूरिन में? तो प्यूरिन में जो होती है 4 यानी कि आपके नाइट्रोजन परमाणु होते हैं, जबकि पिरिमिडीन के अंदर देखा जाए तो नाइट्रोजन परमाणुओं की जो संख्या होती है 2 होती है। इसमें कार्बन का एक चक्र होता है और उसमें भी 2 कार्बन वाले चक्र होते हैं। इसमें ये देखा जाता है कि जो प्यूरिन है इनका जो द्वरण पॉइंट होता है, मतलब इनकी जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है ये अपेक्षाकृत हाई होते हैं। मतलब इसके यानी कि मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या होते हैं? अधिक होते हैं, जबकि पिरिमिडीन के लो होते हैं, कम होते हैं। किसकी तुलना में? तो प्यूरिन की तुलना में। इसके पश्चात इन्हें ये यानी कि टर्बर प्यूरिन संश्लेषित द्वारा संश्लेषण किया जाता है, जबकि जो पिरिमिडीन होता है इन्हें बिगलेनी अभिक्रिया द्वारा संश्लेषित किया जा सकता है।
तो फ्रेंड्स तो ये तो रहे आपके। उसके पश्चात आपका आता है खाद्य श्रृंखला किसे कहते हैं, यानी कि आप देख लीजिए वायुमंडल में सबसे पहले क्या आता है, तो यानी कि प्रोड्यूसर जो होते हैं, प्रोड्यूसर जितने भी हरे पौधे होते हैं ये सभी क्या होते हैं, यानी ये प्रोड्यूसर होते हैं जो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा भोजन को एब्जॉर्ब करके ये आपको देते हैं। तो चूँकि इन्वायरमेंट में यही कर सकते हैं तो इनको प्रोड्यूसर कहते हैं। और ये प्रोड्यूसर को खाने वाले जो यानी कि एनिमल्स होते हैं उनको हम हर्बीवोर्स कहते हैं या प्राइमरी कंज्यूमर कहते हैं। प्राइमरी को खाने वाले यानी कि जो होते हैं उनको सेकेंडरी कंज्यूमर कहते हैं। फिर आपका टर्शियरी होता है, ठीक है, टीसी। तो इस तरह से यानी कि जीवधारी एक दूसरे से वायुमंडल में जिस प्रकार से जुड़े होते हैं, पर्टिकुलर भोजन के लिए जुड़े होते हैं, तो एक श्रृंखला का निर्माण हो जाती है और इसी को हम क्या कहेंगे, फूड चेन कहते हैं, ठीक है। अब कह रहा है कि उत्परिवर्तन को परिभाषित कीजिए। वैसे आपके सिलेबस में तो है नहीं, ठीक है, लेकिन फिर भी आप जान लीजिए कि जो यानी कि ये क्वेश्चन है उत्परिवर्तन, तो जीवधारियों के शरीर में कुछ ऐसे लक्षण होते हैं जो एक विकसित हो जाते हैं, जो यानी कि उनके पहले के पूर्वजों में नहीं था, कुछ आने वाली जनरेशन में नहीं दिख रहा था, लेकिन ऐसे लक्षण जो जीवधारियों के अंतर्गत एक उत्पन्न हो जाते हैं उसी को हम क्या कहते हैं, उत्परिवर्तन कहते हैं। तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो बैकक्रॉस या जिसको यानी कि हम क्या कहते हैं, दूसरे शब्दों में बैकक्रॉस को पूर्वज संकरण कहते हैं। तो इसमें जो यानी कि F1 जनरेशन में प्राप्त आपके जो पौधे हैं उसको शुद्ध यानी कि लंबे जनक के साथ यदि संकरण कराते हैं तो इस क्रिया को हम क्या कहेंगे, तो बैकक्रॉस कहते हैं। इसको फिगर समझ लेते हैं, जिससे आपका जो प्रभावी जनक है वो है आपका कैपिटल टी, और यानी कि जो F1 जनरेशन में जो पौधे प्राप्त हुए वो हो गया आपका कैपिटल टी और स्मॉल टी। अब इसका चौकोर बोर्ड बनाते हैं। इधर आप लिख दीजिए जो यानी कि F1 जनरेशन में जो पौधे मिले थे कैपिटल टी और स्मॉल टी, इनके गैमेट हो गए, और जो पेरेंट्स के थे वो कैपिटल टी और कैपिटल टी हो गए। जब इनका आप क्रॉस कराएंगे तो ये आपका कैपिटल टी हो गया, और ये आपका हो गया कैपिटल टी स्मॉल टी, फिर कैपिटल टी स्मॉल टी। तो इस प्रकार का जो आपको ग्राफ मिलेगा यह हो गया यानी कि बैक क्रॉस का। अब यानी कि परीक्षण क्रॉस को देखते हैं। तो इसमें करा है कि जो जनक है, मतलब प्रभावी जनक के साथ यानी कि आपने जब क्रॉस कराया F1 जनरेशन को तो बैक क्रॉस हो गया। अब अप्रभावी जनक के साथ कराएंगे F1 जनरेशन का क्रॉस, मतलब स्मॉल डबल टी के साथ आपको किसको क्रिया करानी है, कैपिटल टी और स्मॉल टी के। मतलब जो अप्रभावी जनक है उसके साथ F1 जनरेशन का संकरण कराने की जो क्रिया होती है उसको परीक्षण क्रॉस कहते हैं। अब इसको चार्ट से भी समझ लीजिए। ये आपका कैपिटल टी स्मॉल टी और ये हो गया कैपिटल टी और स्मॉल टी। एक तरफ आपने अप्रभावी जनक के गैमेट्स को दर्शा दिया और एक तरफ F1 जनरेशन में जो प्राप्त हुए उनके गैमेट को दर्शा दिया। तो जब इसका क्रॉस कराएंगे तो कैपिटल टी स्मॉल टी, फिर आपका स्मॉल डबल टी हो गया, फिर कैपिटल टी स्मॉल टी और स्मॉल डबल टी हो गया। तो इस तरह से यानी कि जो चार्ट आपको मिला यह टेस्ट क्रॉस और बैक क्रॉस में क्या कर दिया, डिफरेंस कर दिया। अब डियर स्टूडेंट्स, यानी कि अगला जो दिया गया है आवर्त चक्र क्या होता है, तो इसमें देखा जाता है कि आवर्त चक्र को भी हम क्या कहते हैं, मासिक चक्र कहते हैं, मेंस्ट्रुएशन साइकिल कहते हैं। स्त्रियों में यह जनन काल लगभग 13 से 14 वर्ष की आयु में प्रारंभ होता है और लगभग 40 से 45 साल या 45 से 50 साल में समाप्त हो जाता है। जनन काल के इसके द्वारा यानी कि ये दिखाता है जब 13 से 14 साल की जब स्त्री होती है तो वह जनन काल इसमें प्रारंभ होता है, जिसको ऋतुस्राव तथा समाप्त होने को यानी होने पर स्वयं ही ये रुक जाता है।
जनन काल के प्रति माह में अंडाशय क्या होता है, यानी कि अंडोत्सर्ग ओवुलेशन होता है। अंडोत्सर्ग की क्रिया दोनों अंडाशयों में एकांतर क्रम में होता है, मतलब एक बार राइट में होती है फिर लेफ्ट में भी होती है। यह दोनों यानी कि क्रियाएं चलती रहती हैं, जिससे निषेचन न होने पर जो उसकी गर्भाशय है, गर्भाशय में एक निरंतर परिवर्तन होता रहता है, चक्रीय परिवर्तन होता रहता है। और यह परिवर्तन लगभग 20 दिन से का होता है, और यह 20 दिन से 28 दिन तक का होता है। और इसके पश्चात 28 दिन के अंतराल पर बार बार क्या होती है, ब्लड जो यानी कि निष्क्रिय कोशिकाएं होती हैं, इसके साथ साथ यानी कि जो एग सेल होता है, कार्पस ल्यूटियम होता है, ये सभी चीज़ें क्या होती हैं, शरीर से बाहर निकल जाती हैं। तो इस क्रिया को हम कहते हैं आवर्त चक्र कहते हैं। फ्रेंड्स, अगला जो है क्वेश्चन ग है, ठीक है। ग को देखिए, कह रहा है कि निम्नलिखित में अंतर स्पष्ट कीजिए। उत्पादक और उपभोक्ता 1.5 नंबर में पूछे गए हैं। उत्पादक किसे कहते हैं, तो आप कह सकते हैं कि इनकी पृथ्वी पर जितने भी हरे जीवधारी होते हैं, जो क्रमशः प्रकाश संश्लेषण के द्वारा भोजन का निर्माण करते हैं या एबायोटिक की सहायता से अपने भोजन का निर्माण करते हैं, उन्हें उत्पादक कहते हैं। और उपभोक्ता किसे कहते हैं, जो उत्पादक जीवधारी हैं। जैसे ये देखा गया कि जो घास है, घास को खाने वाले जितने भी जीवधारी हैं उनको उपभोक्ता कहते हैं। तो उपभोक्ता आपके प्राथमिक श्रेणी के भी होते हैं, द्वितीयक श्रेणी के होते हैं, तृतीयक श्रेणी के होते हैं। तो ये अलग अलग प्रकार के आपके उपभोक्ता होते हैं। इसके पश्चात अगला जो है ग का सेकंड जो दिया गया है, जीव भार एवं जीव संख्या पिरामिड क्या होता है। वैसे तो ये क्वेश्चन यानी कि यूपी बोर्ड से इस बार नहीं आएंगे, क्योंकि ये आपका जो है पारितंत्र चैप्टर से है और ये पारितंत्र चैप्टर निकाल लिया गया है। फिर भी आप जान लीजिए जीव भार एवं जीव संख्या पिरामिड क्या होता है। तो जीव संख्या के पिरामिड के अंतर्गत प्राथमिक मूल उत्पादक होते हैं। जैसे आपका ये पिरामिड हो गया, तो नीचे ये प्रोड्यूसर होते हैं, ऊपर आपके कंज्यूमर होते हैं और सबसे ऊपर टॉप कंज्यूमर होते हैं। तो इसमें जीव संख्या पिरामिड के अंतर्गत यानी कि जो मूल है, यह मूल में आपके प्राइमरी जो प्रोड्यूसर होते हैं और उपभोक्ता के ऊपर यानी कि टॉप कंज्यूमर्स होते हैं। तो इसमें जीवधारियों की संख्या के आधार पर जो यानी कि आपकी पिरामिड तैयार की जाती है, उसी को जीव संख्या पिरामिड कहते हैं। और ये जीव संख्या जो पिरामिड जो होता है, ठीक है, यह हमेशा जीव संख्या पिरामिड सीधा भी बनता है और उल्टा भी बनता है। अगर हम किसी पेड़ का पारितंत्र यानी कि पारितंत्र का पिरामिड अगर ड्रॉ करेंगे, तो पेड़ एक होगा, उस पर अनेक पक्षी होंगी, उन पर अनेक सारे कीड़े मकोड़े होंगे, तो पिरामिड आपका उल्टा हो जाएगा। और वहीं पे किसी खेत का लेंगे तो पिरामिड आपका सीधा बनेगा। अब इसके पश्चात इसमें जीव भार पिरामिड है। जीव भार पिरामिड क्या होता है, तो इसमें जीव भार पिरामिड के अंतर्गत जब पिरामिड का निर्माण जीवों के भार के अनुसार किया जाए, ठीक है, तो उसको हम कहते हैं जीव भार पिरामिड कहते हैं। इसके अंतर्गत ये देखा जाता है कि प्रत्येक जो आपका पारिस्थितिक तंत्र है, प्रत्येक पारिस्थितिक तंत्र में जीव प्राणियों का प्रति इकाई क्षेत्र में संपूर्ण शुष्क भार ही उसका क्या होता है, जीव भार कहलाता है, बायोमास कहलाता है। और जीव भार एक समय पर प्रत्येक कोशीय स्तर पर विभिन्न जातियों के जीवों की कुल शुष्क भार को दर्शाता है। इसलिए ये दिखाता है कि जो आपका जीव भार पिरामिड है, वह जीव भार पिरामिड जो होता है, यह सीधा भी बनता है और फिर उल्टा भी बनता है। अगर घास के मैदान का देख लीजिए या फिर यानी कि एक पेड़ का देख लीजिए, तो जीव भार पिरामिड क्या होते हैं, हमेशा सीधे बनते हैं। लेकिन वही तालाब का देख लीजिए तो क्या हो जाएगा, उल्टा बनेगा। लेकिन अगर ऊर्जा का पिरामिड देखेंगे तो ये 100% क्या होता है, सीधा बनता है। अब इसके पश्चात अगला जो क्वेश्चन है घ, आईवीएफ की प्रक्रिया की व्याख्या कीजिए। देखिए, आईवीएफ का मतलब होता है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। इस विधि के द्वारा यानी कि इस विधि मतलब इन विधि का उपयोग कब करते हैं, जो बांध्य दंपति होते हैं, जिनको यानी कि बच्चे प्राप्त नहीं हो पाते हैं, उनके लिए ये विधि जो होती है ये वरदान रूप साबित हुई है। और इसमें यानी कि जो इन विट्रो जो फर्टिलाइजेशन है, यह यानी कि शरीर के बाहर
शरीर जैसा यानी कि माहौल उत्पन्न करके निषेचन कराई जाती है। इसमें यानी कि जो उत्पन्न शिशु होता है इसको परखनली शिशु कहते हैं। जिससे कुछ स्त्रियां ऐसी होती हैं जो संतानों को समान रूप से पैदा नहीं कर पाती, इसलिए यानी कि विस्तृत चिकित्सीय परीक्षणों से ज्ञात करके ऐसी स्त्रियों के अंडाशय तथा गर्भाशय तो सामान्य है किंतु इनकी अंडवाहिनी असामान्य हो तो प्रयोगशाला में इन स्त्रियों को अंडाणु को निकालकर पति अथवा दाता पुरुष के शुक्राणु के द्वारा निषेचित कराए जाते हैं, जिससे युग्मनज का निर्माण होता है और बना हुआ जो जायगोट है इसका भ्रूणी विकास प्रारंभ हो जाता है। यदि भ्रूण को इस अवस्था में स्त्री के गर्भाशय की दीवार में आरोपित कर दिया जाए तो सामान्य रूप से विकसित होगा और इसे प्राप्त जो शिशु होगा उसको हम टेस्ट ट्यूब बेबी कहते हैं। दूसरा होता है ZIFT, इसी के अंतर्गत आता है ZIFT। मतलब इसको कहते हैं जाइगोट इंट्राफोलिपाइन ट्रांसफ़र। मतलब इस प्रक्रिया के अंतर्गत देखा जाता है कि जब जाइगोट जो होता है 8 कोष की हो जाता है, ब्लास्टोस्मीयर हो जाता है, तो यानी कि इस अवस्था में उसकी यानी कि फैलोपियन टाइप नलिकाओं में स्थानांतरित कर दिया जाता है और वहाँ पे उसका भ्रूणी विकास शुरू हो जाता है। इसी तरह से होता है अंतःगर्भाशय स्थानांतरण, जिसको IUT बोलते हैं। इस विधि में ब्लास्टोस्फीयर को यानी कि आप क्या करते हैं, जब भ्रूणी परिवर्धन प्रारंभ होता है तो उसके गर्भाशय में स्थानांतरित कर दिया जाता है। तो इन विधियों के द्वारा हम क्या कर सकते हैं, जो बाध्य पुरुष हैं या स्त्री हैं उनको भी संतानें उत्पन्न कर सकते हैं, वो भी संतान उत्पन्न कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त भी विधियाँ हैं जिससे गर्भाशय वीर्य सेचन, मतलब इसमें देखा जाता है कि यदि किसी पुरुष में वीर्य में यदि शुक्राणुओं की संख्या कम होती है तो पुरुष के वीर्य को निकालकर प्रयोगशाला में इसमें से शुक्राणुओं को अलग कर लेते हैं और शुक्राणुओं का संसाधन करने के पश्चात महीन कैथेटर द्वारा स्त्री के गर्भाशय में उसे पहुंचा दिया जाता है। जब स्त्री अंडाशय में अंडोत्सर्ग के लिए तैयार होती है तो उस समय स्थानांतरित कर देते हैं, जिससे जाइगोट का निर्माण हो जाता है। तो फ्रेंड्स, ये तो रहा आपका चौथा क्वेश्चन। इसके पश्चात यानी कि 5वां देखते हैं हम लोग। 5वां क्वेश्चन करा है प्लाज्मिड किसे कहते हैं। बहुत ये दोनों पे टिप्पणी लिखना है, प्लाज्मिड और फास्मिड में। यूनिसेलुलर बैक्टीरिया होते हैं, बैक्टीरिया के अंतर्गत उपस्थित जो एक्स्ट्रा क्रोमोसोम्स होते हैं, अतिरिक्त जो गुणसूत्र होते हैं उसको प्लाज्मिड कहते हैं। और ये जो प्लाज्मिड होते हैं ये गोलाकार होते हैं। प्लाज्मिड जो होते हैं ये केवल बैक्टीरियल कोशिकाओं में ही देखे जा सकते हैं। यह जीवद्रव्य में, कोशिका के जीवद्रव्य में ये नग्न अवस्था में पड़े रहते हैं। लेकिन जो आपका फास्मिड होता है यह बैक्टीरियल गुणसूत्र गोलाकार बड़े होते हैं, किंतु यूकैरियोटिक कोशिकाओं में गुणसूत्र लंबे व सूत्राकार होते हैं। इसमें देखा जाता है कि सभी यूकैरियोटिक कोशिकाओं में भी ये देखे जा सकते हैं। इसके साथ साथ यानी कि ये सभी उपापचयी क्रियाओं को भी नियंत्रित करने का कार्य करते हैं। अगला इसका हंसियाकार रुधिर एनीमिया, यह एक प्रकार का आनुवांशिक रोग होता है जिसमें देखा जाता है कि जो हीमोग्लोबिन को कैरीज करने वाली ऑक्सीजन को कैरीज करने वाली जो हीमोग्लोबिन होती है वह हंसिया के आकार की हो जाती है। तो इस प्रकार के रोग को हम क्या कहते हैं, ये हंसियाकार रुधिर एनीमिया कहा जाता है, जो ऑक्सीजन का परिवहन नहीं कर पाती है और रोगी धीरे धीरे क्या होता है, धीरे धीरे उसको एनर्जी कम मिलती है और अंततः उसकी मृत्यु हो जाती है। अगला करा है कि मानव में लिंग निर्धारण प्रक्रिया का वर्णन कीजिए। तो देखिए, मानव में 23 जोड़े गुणसूत्र होते हैं, जिनमें मेल के अंतर्गत जो गुणसूत्र होता है, ठीक है, मेल में जो गुणसूत्र होते हैं यह यानी कि कुल 23 होते हैं और फीमेल में भी इतने ही होते हैं, 23 ही होते हैं। बट इसमें से 22 जो होते हैं एक जैसे होते हैं और शीश एक जुड़ा होता है, यह XY होता है। जबकि फीमेल के अंतर्गत ये सभी क्या होते हैं, यक्स ही होते हैं।
जब इसमें मेल के अंतर्गत शुक्राणुओं का निर्माण होता है तो दो प्रकार के शुक्राणु बनते हैं, एक यक्ष होता है, दूसरा वाई होता है। जबकि फीमेल के अंतर्गत क्या होते हैं, ये चूँकि दोनों एक्स यक्ष ही है, ठीक है, तो यक्ष यक्ष होने के कारण क्या हो जाएगा, ये एक्स हो गया, दूसरा भी एक्स हो गया। इसमें जब ये आपस में जोड़ते हैं, जैसे मेल का एक यानी कि जो आपका शुक्राणु है यक्ष है, दूसरा वाई है, फिर फीमेल का यक्ष है और यक्ष है, तो एक बार यक्ष यक्ष आपस में फ्यूज कर गए, ये मेल का था, ये फीमेल का है, तो यहाँ पर यक्ष और यक्ष हो गए, मतलब इसके द्वारा लड़की का जन्म होगा। जब वाई और यक्ष आपस में जोड़ते हैं तो यक्ष वाई होते हैं, ठीक है, और यह इसके द्वारा यानी कि जब एम्ब्रियोजेनेसिस की प्रोसेस कंप्लीट हो जाती है तो ये बॉयज़ का जन्म होता है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि जो अनबर्न बेबीज़ हैं उसमें 50% यानी कि बॉयज़ हो सकते हैं और 50% गर्ल हो सकते हैं। और साथ साथ यानी कि इसमें लिंग निर्धारण का मुख्य रूप से काम कौन कर रहा है, मेल कर रहा है। अगर उसके द्वारा यक्ष दिए जाते हैं तो गर्ल और वाई दिए जाते हैं तो बॉय होता है, ठीक है। इसके पश्चात इसका अगला जो क्वेश्चन है, ट्रांसजेनिक जीव क्या है, जिसको यानी कि मतलब ट्रांसजेनिक यानी कि जीवधारी किसे कहते हैं, तो ऐसे जीवधारी जिनकी आनुवांशिक संरचना में परिवर्तन करने के पश्चात जो यानी कि नए कैरेक्टर वाले जीवधारी जो उत्पन्न होते हैं, नए लक्षण वाले, उन्हीं को हम कहते हैं ट्रांसजेनिक जीव कहते हैं। इसके द्वारा यानी कि बहुत सारी यानी कि प्रजातियों को विकसित किया गया है, जैसे गंबूजिया मछली है आपकी, ट्रांसजेनिक आपकी गाय हो गई हैं, ट्रांसजेनिक यानी कि हैंस हो गई हैं, विभिन्न प्रकार के जीवधारियों को उत्पन्न किया गया है। इसके पश्चात यानी कि बायोगैस है, ठीक है। बायोगैस उत्पादन में सूक्ष्म जीवों की क्या भूमिका है, तो बायोगैस में जो उत्पादन में सूक्ष्म जीवों की अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इसके अंतर्गत यानी कि दिखाता है कि जो सबसे पहले एक आप प्लांट बनाते हैं, गड्ढा खोदते हैं, इस गड्ढे के अंतर्गत नीचे आप थोड़ा सा यानी कि गोबर डाल देते हैं, काउडंग, और काउडंग डालने के पश्चात इसमें घरों से निकलने वाले जो वेस्ट हैं, जो डिकम्पोजल वेस्ट हैं, उसको डाल देते हैं, और डालने के पश्चात इसको लोहे के एक टैंक से इसको रख देते हैं, भर देते हैं, और भरने के पश्चात इसमें छिद्र रहता है, ठीक है, और इस छिद्र के माध्यम से गैस निकलती है। इस गोबर काउडंग के अंतर्गत मेथनोजन बैक्टीरिया होती है, जो इसे यानी कि क्या करती है, जो गोबर है या यानी कि मतलब अन्य जो वेस्ट है, डिकम्पोजेबल सब्सटेंस, इसको डाल देते हैं, वो सड़ता रहता है, और सड़ने के पश्चात यहाँ से क्या होती है, बायोगैस निकलती है। जब ये गड्ढा भर जाता है तो इसको यानी कि हम पुनः क्या करते हैं, बाहर निकाल लिया जाता है। तो ये प्रोसेस आपकी चलती रहती है। तो इस विधि में जो यानी कि मतलब सूक्ष्म जो जीव हैं वही बायोगैस का निर्माण करते हैं। 7वां क्वेश्चन, 7वां क्वेश्चन किधर गया फ्रेंड्स, 5 करेक्ट, डिस्क्राइब द मेथड ऑफ द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट। पौधे में लैंगिक जनन की विवेचना करनी है आपको, तो यह आपको ये कह रहा है कि राइट द एसे ऑन पॉपुलेशन एक्सप्लोशन, जनसंख्या विस्फोट पर आपको क्या लिखना है, एक आपको ऐसे लिखना है, और उसमें यानी कि बर्थ कंट्रोल कैसे करेंगे। तो ये दोनों क्वेश्चन आपको पढ़ाए गए, आप कर सकते हैं। उसके पश्चात कराया कि निम्न पर टिप्पणी लिखिए, उत्स्थानीय व स्वस्थानीय जैव संरक्षण। उत्थानीय का मतलब होता है कि जो जीवधारी विलुप्त के कगार पर मौजूद हैं, उन जीवधारियों को उठाकर किसी अन्य स्थान पर ले जाकर के उसी प्रकार का माहौल उत्पन्न किया जाता है, और वहाँ पर यानी कि उनकी ब्रीडिंग की, खाने पीने की सभी व्यवस्था होती है। तो इस प्रकार के संरक्षण को हम कहते हैं उत्स्थानीय कहते हैं। जैसे आपका चिड़ियाघर हो गया। स्वस्थानीय, जहाँ पे जीवधारी आपके जंगली जीव पाए जाते हैं उनको दूसरे स्थान न ले जा कर के उस पूरे एरिया को प्रोटेक्टिव बना करके संरक्षित करने की जो क्रिया होती है उसको यानी कि जैव संरक्षण कहा जाता है। उसके बाद से करें
बी डीएनए और जेड डीएनए में अंतर। जेड डीएनए एक दूसरे से किस प्रकार भिन्न होते हैं? तो इसमें जो बी डीएनए तथा जेड डीएनए होते हैं, समान रूप से पाया जाने वाला जो डीएनए है वह बी डीएनए कहलाता है। इसमें हेलिक्स का कुंडलन जो होता है दाईं ओर होता है। प्रत्येक कुंडल में नाइट्रोजनी क्षारकों की जो संख्या होती है वह 10 जोड़ी होती है। इनके मध्य में यानी कि एक पूरे हेलिक्स की जो लंबाई होती है 34 एंगस्ट्रॉन होती है और प्रत्येक टर्न जो होता है 34 एंगस्ट्रॉन का होता है, जबकि व्यास में इसका क्या होता है 20 एंगस्ट्रॉन का होता है। तो जो वाटसन और क्रिक मॉडल दिया गया था वो आपका बी डीएनए था, जबकि इसके विपरीत जो जेड डीएनए होता है इसकी जो कुंडलिनी होती है वो बाईं ओर घूमी होती है। इसमें एक यानी कि मतलब हेलिक्स की जो लंबाई होती है ये 46 एंगस्ट्रॉन होती है। इसमें नाइट्रोजनी क्षारकों की जो संख्या होती है 12 जोड़े होते हैं और इनके बीच की जो दूरी होती है 3.8 एंगस्ट्रॉन की होती है। डीएनए अणुओं का जो व्यास होता है वो 18 एंगस्ट्रॉन होता है। तो ये तो रहा आपका क्या बी डीएनए तथा जेड डीएनए में अंतर। अब इसके पश्चात देखते हैं डीएनए एक आनुवांशिक पदार्थ है, अपने प्रयोग के द्वारा पुष्टि कीजिए। तो इसमें जब बायोटेक्नोलॉजी आपको स्टार्ट किया गया था तो ये बताया गया था इसमें हेस एंड चेस का प्रयोग है, ठीक है। और भी एक दो प्रयोग इसमें आपको बताया गया था, ठीक है, जिसके द्वारा ये प्रूफ किया गया था कि यानी कि जीवधारी का जो आनुवांशिक पदार्थ है जैसे ग्रिफिथ का प्रयोग रहा, इसके अनुसार ये दर्शाया गया था कि किसी भी जीवधारी का जो आनुवांशिक पदार्थ है वो डीएनए ही होता है। उसके पश्चात ओजोन अपक्षय। ओजोन अपक्षय क्या होता है? तो इसमें यानी कि डीएनए यानी कि ओजोन को परत दर परत खराब होने की जो क्रिया होती है उसको ओजोन अपक्षय कहते हैं। यह अपक्षय जो होता है यानी कि वायुमंडल में विभिन्न प्रकार के ग्रीन हाउस गैसों के बढ़ने के कारण, मुख्यतः कार्बन डाइऑक्साइड है, CFC है, इन गैसों के बढ़ने के कारण यह परत दर परत क्या होती है, ओजोन की लेयर समाप्त होती चली जाती है। इस क्रिया को ओजोन अपक्षय कहते हैं। ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है? तो जैसे सपोज डेट आपकी ये पृथ्वी है और पृथ्वी के चारों तरफ यानी कि जब बहुत ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड जमा हो जाता है तो जो सूर्य से आने वाली जो प्रकाश की किरणें होती है वह सीधे पृथ्वी तक तो पहुंच जाती हैं, लेकिन रिटर्न होते समय ये कार्बन डाइऑक्साइड के द्वारा एब्जॉर्ब कर ली जाती हैं और एब्जॉर्ब होने के पश्चात यानी कि ये क्या करती हैं, ये इन्वायरमेंट का टेम्परेचर बढ़ाने का कार्य करती हैं। इस घटना को ही हम कहते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं। तो फ्रेंड्स, हमने ये वीडियो जो है पहली बार बनाई हुई है। अगर इस तरह का वीडियोज़ आपको पसंद आए तो इससे अच्छी क्वालिटीज़ में यानी कि बनाने का प्रयास करूँगा। जय हिंद फ्रेंड्स।